नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लकवा होने के बाद या पैरालिसिस हो जाने के बाद एक पेशेंट को किस टाइप का खाना खाना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो लकवा है, पैरालिसिस है, उसमें कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा कारण होता है, शुगर बहुत बड़ा कारण हो रहा होता है। तो अक्सर हम पेशेंट का घी तेल बहुत बंद कर देते हैं, उसका हम मीठा बहुत बंद कर देते हैं और डाइट को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। खाने में घी या थोड़ी टिंडा दे रहे होते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आप बस यही खाओ। मगर जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर कि पेशेंट की बॉडी के अंदर खाना बहुत कम कर देने की वजह से या बहुत ज़्यादा फीका करने की वजह से वीकनेस जनरेट होनी शुरू होती है, क्योंकि खाना वो खा नहीं पाता। अगर खाना आपके पसंद का बना है तो आप अच्छे से खाओगे, खाना आपको पसंद नहीं आ रहा आप थोड़ा सा खाओगे, मगर ये थोड़ा थोड़ा खाना आप रोज़ खाओगे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस पैदा होती है। और पैरालिसिस की रिकवरी के अंदर आपके शरीर को ताकत की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने अपने शरीर को चलाना है, एक्सरसाइज करनी है, और वो आपकी बॉडी में होती नहीं क्योंकि आप खाना कम खा रहे हो या फिर वैसा खा रहे हो जिसमें ताकत बड़ी कम है। तो एक जो पैरालिसिस का पेशेंट है, लकवे का पेशेंट है, उसे अपनी डाइट को रिच रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए, उसमें एनर्जी बहुत होनी चाहिए। तो जितने भी पेशेंट हमारे होते हैं साइंस संजीवनी में, श्रेयास में, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपने छोटा सा काम करना है, आपने घी तेल नहीं खाना, मगर आपने ताकत वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है। मैं को छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अंडे के जो सफ़ेद जर्दी होती है, एग वाइट जो होता है, वो आपको हेल्प करता है बॉडी के अंदर ना सिर्फ प्रोटीन ले जाने में, बल्कि बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट मिनरल्स की होती है, विटामिन्स की होती है, उसको ले जाने में भी हेल्प करता है। इसमें किसी टाइप का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि अपने पेशेंट को हम एग वाइट देंगे, दिन में 2-3 अंडों का एग वाइट आप उसको दोगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो प्रोटीन है। इसी तरह से प्रोटीन हमें और किन चीज़ों से मिलता है? हमें दालों से मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालों का यूज़ ज़्यादा कीजिए, दिन में 2 बार अगर हो सके तो आप दालों का इंटेक कीजिए। साथ में मशरूम है, सोया है, इनको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेके नहीं जाएगी, बट आपके शरीर को जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, ताकत की, दोबारा से उठने की, खड़े होकर चलने की, वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। इसके साथ जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो चिकन सूप और फिश का इंटेक बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, दोनों में ही सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, और आप इसका इंटेक करके तेज़ी से अपनी बॉडी के अंदर रिकवरी लेकर आ सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को ताकत लगानी है, एक्सरसाइज करने के लिए, हमारे ब्रेन को ताकत चाहिए अपने अंदर रीप्रोग्रामिंग करने के लिए। और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाती, और प्रोटीन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा पूरा जो शरीर है वो प्रोटीन का बना हुआ है। तो अगर बॉडी को कहीं पर भी भरपाई करनी है तो उसे प्रोटीन ही चाहिए। तो प्रोटीन की जो अमाउंट है अपने खाने पीने में हमें बढ़ा के रखनी चाहिए। घी, तेल और मीठे से दूरी बना के रखनी चाहिए कि बॉडी में बहुत ज़्यादा मीठा ना जाए और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच आइटम बॉडी में ना जाए। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो एक लकवे के पेशेंट में, पैरालिसिस के पेशेंट में अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाती है। क्योंकि किसी भी पैरालिसिस पेशेंट में रिकवरी करनी है तो 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। पहला, रिपीटिशन यानी एक्सरसाइज, जो मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस तरह की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। दूसरा है डाइट, कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं उसका सीधा सीधा असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। बॉडी ठीक होगी नहीं होगी, किस स्पीड पर होगी, वो हमारी डाइट पे डिपेंड करता है और बहुत अच्छा डिपेंड करता है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेडिसिन। ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की, ब्रेन को दोबारा से ठीक करने की जो हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, इन तीनों चीज़ों पर हम इकट्ठे अगर हम काम करते हैं तो पैरालिसिस पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। अब छोटा सा काम करो, मैं आपको अपने कुछ पेशेंट के साथ छोड़ के जाता हूँ, उनकी वीडियोस देखोगे आप समझ जाओगे कि अगर हम तीनों फैक्टर्स पे एक साथ काम करते हैं तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं मोहनजीत सिंह जी। मोहन सिंह जी को लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हुआ था 6 महीने पहले, और ये 1 महीना पहले हमारे पास साइंस संजीवनी के सेंटर में आए थे। तो मोहनजीत जी, आपको 1 महीने पहले क्या कंडीशन थी आपकी? ये हाथ मेरा बिल्कुल भी नहीं हिलता था, बिल्कुल भी नहीं। कैसा? बिल्कुल लटका हुआ था? बिल्कुल ऐसे लमका हुआ था जैसे लाश होती है। आप उठाओ, ये दूसरा हाथ उठाओ। ये फर्क कितने टाइम में आया? ये फर्क
1 मंथ में। पर 1 महीने के अंदर आपको आया। बाकी अपनी आपको बोलचाल में फर्क नजर आया कि बोलचाल में काफी फर्क है। पहले मतलब हकला के बोलता था बहुत ज्यादा, अब थोड़ी सी साफ हुई है। ठीक है, तो 1 महीने की दवाई से आप में इतना फर्क आ गया, तो बिल्कुल कितना लगता है कि कितने % आपकी बॉडी के अंदर फर्क आ गया 1 महीने की दवाई? 1 महीने में 30 से 40% आ गया। 1 महीने के अंदर 40% तक आ गया, हाथ पूरा आपका उठने लग गया है, जान भी आ गई है हाथ में, जान भी आ गई है। तो कितना लगता है कितने टाइम में ठीक हो जाओगे? 2 से 3 महीने। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? पैरालिसिस कैसे पता लगा था पैरालिसिस हुआ? क्या किया था आपने? बीपी हाई हो गया था मेरा, अटैक हुआ मेरे को। मैंने बाथरूम में था, मैं नीचे गिर गया, मैंने खड़े होने की कोशिश करी। वो फर्स्ट टाइम था, बंदे को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है, पैरालाइज कोई चीज होती है। नॉर्मल आदमी को तो पता ही नहीं होगा। तो मेरे को पता नहीं चला, मेरा हाथ उठाऊं ये वाला लेफ्ट वाला तो उठता ही नहीं था, खड़े होने की कोशिश करूं खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके, सामने टूटियां लगी थी तीन उनको पकड़ के उठने की कोशिश करी, वो मतलब फिसल गई, मैं दोबारा नीचे गिर गया। तो उसके बाद हमने इलाज करवाया था? इलाज मेरा चला था जी। कहाँ चला था? मेरा इलाज चला था पंजाब में। पंजाब में कितने टाइम चला? वहाँ 25 दिन चला था। उसके बाद 4-5 महीने में चला होगा ना? वो हॉस्पिटल में चला था वो। ठीक है। उसके बाद महीने भर बाद मैं यहाँ आ गया दिल्ली। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली वापसी आ गया। उसके बाद मैंने वहाँ दिखाया जेबी पंथ में। जेबी पंथ में मेरे को 5 महीने मैंने वहाँ दिखाया, मेरे को कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। तो फर्क नहीं आया। और यहाँ 1 महीने में मेरे को गाड़ी बहुत तेजी से चलने लग गई, बहुत फर्क मिल रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए, अभी आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है 1 महीने के बाद? 1 महीने में हल्की सी जकड़न है बस पैर के यहाँ ऊपर से। जकड़न है। चलने में आराम आया पहले से? ठीक चल लेते पहले? हाँ, चलने में काफी फर्क है, बस थोड़ी सी वो जकड़न कूल्हे में आपको जकड़न सी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, उसको इस महीने हम निकाल देंगे। बाकी जो मरीज होते हैं लकवे के, पैरालिसिस के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे? एक बार ये जरूर आए साई संजीवनी में, डॉक्टर पुरु धवन जी से मिले, बिल्कुल आपको ऐसा ट्रीट करेंगे, बिल्कुल ओके हो जाओगे। आप भी 2-3 महीने में ओके हो जाओगे। चलिए मोहन जी, आपने साथ परहेज किया थे इलाज के साथ साथ? हाँ जी, परहेज किया था कुछ खाने के? जो परहेज होता है पूरा परहेज किया? खट्टे का पूरा परहेज रखना है। खट्टे में टमाटर भी नहीं खाना, आम, अचार, ऐसी चीजें कोई चीज नहीं खानी, और तली हुई चीज नहीं खानी। अगर एक मरीज सही तरीके से अपना खाने पीने में परहेज कर लेता है, जो एक्सरसाइज बताई जाती है उसे प्रॉपर करता है, और जो मेडिसिन दी जाती हैं आपको साई संजीवनी से, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली उसको लेता है, कोई मिस नहीं करता, उन पेशेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ड्रास्टिक होते हैं। अब मोहनजीत सिंह ही एक ऐसा केस है जिनके अंदर 30-40% इम्प्रूवमेंट है 1 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ा जंप होती है पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि दिक्कत आपके ब्रेन में आई होती है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको ठीक कर पाना, जिसके अंदर मेडिसिन पहुंचा पाना मुश्किल काम होता है। क्योंकि अभी आपको मोहनजीत सिंह ने बताया कि इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, जीबी पंथ का भी ट्रीटमेंट लिया और 5 महीने लिया, एक्सरसाइज भी की, बट कोई चेंजेस नहीं थे। मगर वहीं पर साई संजीवनी के ट्रीटमेंट से, 1 महीने के ट्रीटमेंट से, उसी के 1 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर एक्सरसाइज प्रॉपर करने से इनके अंदर इतने ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं कि जो हाथ पहले बिल्कुल डेड था, उठता नहीं था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, उसमें सडनली इतनी अच्छी मूवमेंट है कि ये ऐसे ऊपर ले जा पाते हैं, एक तरीके से काम कर पाते हैं। अभी 1 ही महीना हुआ है, नेक्स्ट मंथ तक जहाँ तक है इनके हम पूरी फंक्शनिंग वापस लेकर आ जाएंगे। तो मैं मोहन जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? वो कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सर। हाँ बताइए। एक बार सर का यूट्यूब पे जो ये वीडियो बनाई है जरूर देखें, उससे बहुत आपको ताकत मिलेगी। जो बंदे छोड़ देते हैं ना जीने की चाह, उसको बहुत ताकत मिलेगी। चलिए मोहनजीत ने इनकी बात आपको अगर समझ में आए तभी दवाई लेना, बिल्कुल समझाते का तरीका। इनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गई, जो इन्होंने कही थी अपने जो इससे पहले वाले वीडियो उसमें, कि मैंने आपको हाथ पैर की दवाई नहीं देनी, मैंने आपको जहां आपकी मेन हरजाना हुआ, जो दिमाग में हरजाना हुआ, जो दिमाग में क्लॉक हुआ,
उसकी दवाई देनी है, उसको ठीक करूंगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। मेरे को इनकी बाकी मैं जहाँ भी मेडिसिन ले रहा था वो सिर्फ यही देते थे, एक बीपी की दवाई, एक कैल्शियम की, अपना सुबह शाम खाई जाओ, उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा था ना। कुछ मेरे को बात समझ आ रही थी, कोई दवाई तो दे नहीं रही थे, तो कैसे ठीक हुआ मैं, मेरे में कैसे। हाँ, इसलिए हो पाता है ये चीज़ जो अभी मोहनजीत ने होता है, ये कॉमन चीज़ है, ये हर एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर ब्रेन के नुकसान को भरपाई करने की मेडिसिन नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स आपको नहीं दे पाते। एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्टिंग के इमरजेंसी केसेस के अंदर बहुत अच्छी होती है। अगर किसी को पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ है, एकदम आया है और वो पहले 3-4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसको एक इंजेक्शन होता है टीपीए का। वो टीपी का इंजेक्शन दिमाग के अंदर हो रहे नुकसान को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लेता है। अगर पेशेंट इस इंजेक्शन को लगवाने से चूक जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है कि वो पहचान ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, या हॉस्पिटल पहुँचने में टाइम लग जाता है, ऐसे केसेस के अंदर जो दिमाग के अंदर जो डैमेज है वो काफ़ी हद तक हो चुका होता है, उसको इंजेक्शन से रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं पर काम आता है साई संजीवनी की मेडिसिन। जो साई संजीवनी जो ट्रीटमेंट देता है वो एक ऐसी अप्रोच है जो हर एक डॉक्टर को रखनी चाहिए कि दिक्कत अगर आपके ब्रेन में हुई है, ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ है, ब्रेन के अंदर क्लॉट आया है, ब्रेन की टिश्यू को नुकसान वो पहुंचा है, तो ट्रीटमेंट भी ब्रेन का करे, ना कि आपके हाथ पैर का। क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स पैरालिसिस ट्रीटमेंट में करते हैं वो अक्सर आपको मसल्स की मेडिसिन देते रहते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोल देंगे, फिजियोथेरेपी करने के लिए बोल देंगे, मगर वो इस बात से चूक जाते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से आपका सीटी स्कैन करवाया गया, आपका एमआरआई करवाया गया ब्रेन का, वो इसलिए करवाया गया क्योंकि दिक्कत जो थी आपके ब्रेन के अंदर थी, ना कि आपके हाथ पैर के अंदर। क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है हमारे हाथ पैर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है। किसी तरह का भी नुकसान अगर ब्रेन के अंदर आता है, उसका असर हमारे हाथ पैर पे नजर आना शुरू होता है कि हमारे हाथ पैर काम नहीं करते। तो अगर हर एक डॉक्टर ये अप्रोच लेके चलता है कि मैंने इसके ब्रेन को ठीक करना है और इसकी मसल्स को ठीक रखना है एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, तो हर एक डॉक्टर के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे हो जाएंगे। तो साई संजीवनी की हमेशा कोशिश यही रहती है हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर कि हम उसकी जड़ पे जाकर काम करें, पेशेंट की जड़ में जाके काम करते हैं, रोग की जड़ में जाके काम करते हैं, तो रिजल्ट्स हमें मोहनजीत जी जैसे मिल जाते हैं। अगर कोई पेशेंट में 30-40% पहले महीने में रिजल्ट्स नहीं भी मिलते हैं, अगर पेशेंट के अंदर हमें 10% भी रिजल्ट मानते लेके चलते हैं या इससे भी खराब मान के चलते हैं, तो भी पेशेंट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी जाती है 4-5-6 मंथ्स के बाद। तो हर एक रिजल्ट्स को, हर एक केस को एक जैसा ना समझें। आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आपके अंदर चेंजेस डेफिनेटली दिखने शुरू हो जाएंगे फर्स्ट मंथ में। क्योंकि ये चेंजेस इतने छोटे लेवल पर होते हैं, इतने माइन्यूट लेवल पर होते हैं कि इनको जांच पाना, परख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हर एक पेशेंट को जो साई संजीवनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको यही एडवाइस की जाती है कि अपनी वीडियो ज़रूर बनाओ, अपने चलने की, हाथ उठाने की, बोलने की वीडियो ज़रूर बनाओ ट्रीटमेंट से पहले, और 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद फिर दोबारा से उसको बनाओ और उसे दोबारा खुद चला के देखो। अगर आपको अपनी ट्रीटमेंट के अंदर अपने चलने में, अपने बोलने में, अपने हाथ उठाने में फ़र्क नज़र नहीं आता, आपको महसूस नहीं होती ताकत, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताओ और साई संजीवनी के डॉक्टर्स को ज़रूर बताओ कि मैंने आपका ट्रीटमेंट लिया और 1 महीने के अंदर मेरे अंदर रिजल्ट्स नज़र नहीं आए। तो डॉक्टर्स उसके पीछे हिस्ट्री में जाते हैं, देखते हैं कि क्या गलती आपसे हुई, क्या गलती हमसे हुई, क्या कमी दवाई में रह गई। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो गलतियाँ हमने की हैं हमें उसे सुधार करने का मौका मिल जाता है, पेशेंट एंड पर भी, डॉक्टर के एंड पर भी और मेडिसिन के एंड पर भी। तो जब हम तीनों को अपनी कमियों को भरते हुए कोशिश करते हैं कि कोई भी कमी किसी से भी रह जाए उसको हम भरपाई करनी शुरू कर देते हैं। तो अगर मान लो पहले महीने के अंदर में रिजल्ट्स कम भी मिलते हैं तो दूसरे महीने में हमें वो कवर अप हो जाती है, तीसरे महीने में जाकर वो और अच्छे कवर अप हो जाते हैं। तो अगर आप साई संजीवनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमेशा अपनी एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि अपनी जो कंप्लेंट है, जेन्युइन कंप्लेंट्स, आप कभी कोशिश मत कीजिएगा कि अभी कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट बना के आप बोले। आप अपनी कंप्लेंट, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपको फ़ोन करते हैं या आप उनको फ़ोन करते हैं, उनको सही तरीके से बताएं, सही तरीके से आप बताएंगे, सही तरीके से समझाएंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ में जाकर हम काम कर पाएंगे। कोई कमी रह जाएगी उसको पूरा किया जाएगा। तो हम मोहनजीत जी का धन्यवाद करते हैं आज हमें बेसिक मोटिवेशन देने का। क्योंकि तो मेरे को आपका करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक पेशेंट हमारे लिए ज़रूरी होता है और पेशेंट ही दूसरे पेशेंट को ये बता पाता है कि उसके अंदर कितना बदलाव है। अगर मैं ये बात मैं बोलूँ कि मैं पेशेंट को ठीक कर देता हूँ वो अलग है, मगर एक जब पेशेंट कहता है कि मैंने इसमें सुधार किया है
दूसरा पेशेंट उसको दिखता है तो उसके अंदर आशा आते हैं, क्योंकि पैरालिसिस के जो मरीज होते हैं कई साल पुराने होते हैं। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 10 साल पुराने हैं, 17 साल पुराने हैं, उनके अंदर भी सुधार होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि अगर आप 1 साल पुरानी बीमारी है, आपको 6 महीने हुए थे, आप में सुधार जल्दी हुआ, अगर यही परेशानी आपको 2-3 साल पुरानी होती तो आप हिम्मत हार चुके होते। आपको लगता है कि दुनिया में कहीं इसका इलाज ही नहीं है, पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। अभी भी मैं हिम्मत हार ही चुका था। हाँ, तो अक्सर लोगों के अंदर यही होता है कि इसका इलाज तो है नहीं, तो लोग ये सोच के वहाँ पर हिम्मत हार के जैसी अपनी कंडीशन होती है उसको अपना लेते हैं। मगर हमें क्या करना होता है, हमें उनके अंदर ताकत फूकनी होती है कि आप ठीक हो सकते हो, चल सकते हो, कर सकते हो। जब वो उनमें इच्छा होती है ठीक होने की तभी वो हो पाते हैं। इच्छा कब आती है? जब हम दूसरे मरीज को ठीक होते हुए देखते हैं कि वो मरीज ठीक हो रहा है। इच्छा तब आती है जब कोई मतलब गाइड करने वाला होता है, गाइड करने वाला होता है। दूसरा मरीज कहता है कि मैं ठीक हुआ था, तू भी ठीक हो जाएगा। तो एक इच्छा आती, चल यार कोई बात नहीं, करके देखते हैं। तो एक इच्छा शक्ति लाने के लिए एक दूसरे मरीज से मिलना बहुत जरूरी होता है। और आज के डेट में तो नेट के जरिए हम एक मरीज से दूसरे मरीज से मिलना वैसे भी बहुत आसान है। वैसे पैरालाइज का मरीज कहीं जा उठ तो सकता नहीं है, घर पे लेटे ही रहेगा, लेटे लेटे वीडियो से देखता है। तो मैं भी हिम्मत हार गया था। मैंने आपका जो वीडियो है वो मतलब देखा यूट्यूब पे, और बात मेरे को समझ में आ गई। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मोहन जी को अपनी बात समझ में आ गई, अपनी बीमारी समझ में आ गई कि उनके हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं है, उनके दिमाग में क्लॉट आया था तो दिमाग का इलाज किया और उनका असर आपने खुद देखा कि मोहन जी के जो हाथ में जो कल तक बिल्कुल डेड थे, 1 महीना पहले बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, और इतनी फंटास्टिक मूवमेंट आप खुद देख सकते हैं, कितने आराम से, कितनी ईजिली उन्होंने अपना पूरा हाथ उठाया है। तो मोहन जी का हम धन्यवाद करते हैं क्लिनिक में आकर दूसरे पेशेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो हिम्मत ना हारे, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। ऊपर वाला है, मदद करेगा, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ऊपर वाला ऊपर है, वो साथ देगा, और नीचे डॉक्टर साहब है, ये साथ देंगे। नहीं, हम सिर्फ दवाइयाँ देते हैं, ठीक ऊपर वाला ही करता है। ये बात हम भी जानते हैं, पेशेंट को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है, जो करते हैं ऊपर वाला ही करता है। जिसने रोग दिया है वही करता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे मांगूंगा। धन्यवाद। तो आपने खुद देखा, अगर हम छोटे छोटी स्टेप्स उठाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, तो छोटी छोटी जो हम स्टेप ले रहे होते हैं वो इकट्ठा होकर पेशेंट में बहुत तेज़ी से रिकवरी लेकर आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैरालिसिस पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर पैरालिसिस पेशेंट दोबारा से अपने लायक बन जाता है तो उसकी लाइफ में जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और पैरालिसिस पेशेंट की वजह से जो उसके घर वालों पर दिक्कत आ रही होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। तो छोटी छोटी जो बातें मैं आपको बताता हूँ उसे इग्नोर ना करें, हर चीज़ को जज करें, उसे परखें, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। जब आप उसे खुद जज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, और जब आप इस पर काम करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अब इसी के साथ आपसे विषय में चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Now you can share your reports with us via WhatsApp and get free consultation with our experts.